नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी उपन्यास उद्भव व विकास भाग 2। भाग 1 हम कर चुके हैं और आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। भाग 1 में हमने जाना था कि उपन्यास का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और इसके बाद जो उपन्यास प्रथम उपन्यास कौन सा माना गया है और उसके पश्चात उपन्यासों का विकास क्रम, जिसे हमने 3 भागों में बांटा था। पूर्व प्रेमचंद युग जो कि 1877 से 1918, प्रेमचंद युग 1918 से 1936 और प्रेमचंदोत्तर युग जो कि 1936 से अब तक का समय इसमें है। पूर्व प्रेमचंद युग हम भाग 1 में कर चुके हैं। आज हम प्रेमचंद युग करेंगे जो कि 1918 से 1936 ईस्वी का समय है। तो आइए विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रेमचंद युग के बारे में बताने से पहले मैं आपसे यहाँ कुछ साझा करना चाहूंगी। मैंने जो आपको पहला वीडियो करवाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि सर्वसम्मति से जो उपन्यास स्वीकार किया गया है, प्रथम हिंदी का उपन्यास, वो है परीक्षा गुरु। और इसका रचना काल वीडियो में बाय मिस्टेक 1842 लिखवा चुकी हूं मैं आपको, लेकिन ये गलत है। आप इसकी जगह जो मेरी भूल है उसको प्लीज सुधार करें कि 1882 ईस्वी है परीक्षा गुरु का रचना काल। ये आचार्य शुक्ल ने, डॉक्टर बच्चन सिंह ने और डॉक्टर नगेंद्र आज्ञा जी, इन्होंने ये माना है कि परीक्षा गुरु में प्रथम उपन्यास के सभी तत्व मौजूद है। इसीलिए 1882 ईस्वी में लिखे हुए परीक्षा गुरु को ही पहला उपन्यास इन्होंने स्वीकार किया है। तो जो मैंने यहाँ पर इसके रचना काल की गलती की है वो प्लीज आप ना करें और इसे सुधार करें और उसे 1882 ईस्वी ध्यान में रखें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस भूल सुधार को ध्यान में रखेंगे और इसे ठीक करेंगे। आइए अब प्रेमचंद युग के बारे में जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण समय और काल है क्योंकि प्रेमचंद हिंदी उपन्यास साहित्य में अपना विशेष स्थान रखते हैं और उपन्यास विधा को जो शिखर प्राप्त हुआ है उसमें प्रेमचंद का महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए इस काल को प्रेमचंद युग भी कहा गया है। इसका समय है 1918 से लेकर 1936 ईस्वी। इस काल में जो उपन्यास लिखे गए उसमें मुख्य विषय है सामाजिक और ऐतिहासिक। प्रेमचंद पूर्व कल्पना प्रधान थी। कल्पना को आधार बनाकर उपन्यास लिखे गए और किस लिए लिखे गए? मनोरंजन के लिए। लेकिन यहाँ पर मनोरंजन महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पर समाज और इतिहास के घटनाक्रम और उनसे जुड़े हुए विशेष तथ्यों को आधार बनाकर उपन्यासों की रचना की गई। और इस काल की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो देखते हैं। इसमें एक तो चरित्र प्रधान उपन्यासों की रचना की जाने लगी। जो अब से पहले उपन्यास थे वो घटना प्रधान थे, लेकिन ये क्या है? चरित्र प्रधान, यानी पात्र को आधार बनाकर उपन्यासों की रचना की जाने लगी। जैसे हम गोदान करते हैं तो गोदान में होरी प्रमुख पात्र है जिसके इर्द गिर्द जो संपूर्ण गोदान की कथा है वो घूमती है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, समाज सुधार की भावना। यहाँ पर इस काल में जो उपन्यास लिखे गए उन उपन्यासों का मुख्य विषय रहा समाज में सुधार करना। चाहे वो नारी से जुड़े हुए तथ्य हैं, नारी से जुड़े हुए समस्याएं हैं, या इसके साथ साथ जो वर्ग विशेष की समस्याएं हैं, धर्म में जो आडंबर पाखंड है उनमें सुधार करने के विषय हैं। यानी समाज में किस प्रकार से सुधार किया जाए और समाज में जो बुराइयां हैं उनको अपने उपन्यासों के माध्यम से उजागर करना इन उपन्यासकारों का मुख्य उद्देश्य रहा। उसके बाद है शोषण का विरोध। देखिए, इस काल में दो वर्ग विभाजन थे, एक तो पूंजीपति वर्ग और एक निम्न वर्ग। जो पूंजीपति वर्ग था वो गरीब लोगों का शोषण कर रहा था। तो इस काल के उपन्यासकारों ने अपने उपन्यास या अपनी रचनाओं के माध्यम से किए जाने वाले शोषण का विरोध प्रकट किया है। उसके बाद है मध्यम वर्गीय मानसिकता का चित्रण। देखिए, इस प्रेमचंद युग में जो उपन्यास लिखे गए वो उपन्यास किसी कल्पना पर आधारित नहीं थे। जो हमारे समाज में आसपास जो हमारे लोग रहते हैं, जो मध्यम वर्ग का जीवन है या उनकी जो मानसिकता है, उनकी जो सोच है, उसको अपने उपन्यास के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास इस काल के उपन्यासकारों ने किया है। उसके बाद है राष्ट्रीयवादी विचारधारा। देखिए, हमारे पास यहाँ जो समय है वो 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक का समय है। यानी हमारा देश अभी तक आजाद नहीं हुआ था और देश को आजाद करवाने के लिए हमें लोगों में राष्ट्रीयवादी विचारधारा को विकसित करने की आवश्यकता थी।
इस बात को जो उपन्यासकार है वो भली भांति समझते थे। इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीयवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार अपने उपन्यासों के माध्यम से किया। इसके लिए चाहे उन्होंने हमारे ऐतिहासिक विषयों को उठाया, हमारे इतिहास जो गौरवशाली इतिहास था उसको अपने उपन्यासों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया, ताकि लोगों को प्रेरित किया जा सके, राष्ट्र के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को लोग समझें और उनको जागृत किया जा सके। उसके बाद है दलित व स्त्री चेतना। देखिए, समाज में इस समय दलित वर्ग का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। इनको अछूत समझा जाता था, निम्न समझा जाता था, इनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो इस वर्ग की पीड़ा को समझते हुए, इनकी भावनाओं को जानते हुए उपन्यासकारों ने दलित वर्ग से जुड़ी हुई जो समस्या है उनको अपने उपन्यासों के केंद्र में रखा। इसके साथ साथ स्त्रियों में जागरूकता फैलाने के लिए जो बहुविवाह प्रथा थी, बाल विवाह प्रथा थी, विधवा पुनर्विवाह नहीं हो रहे थे, या समाज में वैश्याओं के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था, तो उन विषयों को उठाकर या उन विषयों को मुख्य विषय मानकर उपन्यासकारों ने स्त्री चेतना लाने का प्रयास भी अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। तो ये जो मुख्य विशेषताएं हैं इस काल की, ये केवल एक उपन्यासकार के उपन्यास की नहीं, बल्कि सभी उपन्यासकारों ने इसी प्रकार की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, इसी प्रकार के मुद्दे और समाज से जुड़े हुए विषयों को अपने रचनाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। अब जानते हैं कि प्रमुख उपन्यासकार कौन है और उनके उपन्यास कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ नाम आएगा प्रेमचंद का, क्योंकि प्रेमचंद ने इस विधा को शिखर तक पहुंचाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और ये उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। प्रेमचंद ने उपन्यास विधा को सामान्य जीवन से जोड़ा, यानी जो कल्पना की बातें थी, जो हम केवल इतिहास और कल्पना को मिश्रित करके जिसके बारे में पढ़ रहे थे, उसकी बजाय अब उपन्यास का विषय क्या होने लगा, सामान्य जनजीवन, जो हमारे आसपास के पात्र है वो अब उपन्यास में अपना स्थान उन्होंने बना लिया था। इनके उपन्यासों में नारी जाति, मजदूर व किसान वर्ग का संघर्ष, जमींदारी प्रथा का विरोध मुख्य कथानक के रूप में लिया। किन्होंने? प्रेमचंद ने। यानी ये सारी समस्याएं थी जो प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों के केंद्र में उठाई। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं, सेवा सदन है, वरदान है, कायाकल्प है, निर्मला, गबन, करम भूमि, गोदान, ये इनके प्रमुख उपन्यास है। और मंगलसूत्र उपन्यास इनका अधूरा उपन्यास है। कई बार छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो वो मंगलसूत्र है। प्रेमचंद ने कुल 15 उपन्यासों की रचना की है, जिसमें से जो 3 उपन्यास हैं वो उर्दू के उपन्यास हैं। 6 उपन्यास इनके अनुवादित उर्दू से, उर्दू में भी इन्होंने लिखा और फिर उनका हिंदी में भी इन्होंने अनुवाद किया। और 6 जो उपन्यास हैं वो इनके मौलिक उपन्यास माने गए हैं। तो इस तरह से इन्होंने कुल 15 उपन्यासों की रचना की है, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ एक नाम दिए क्योंकि सबके बारे में विस्तार से बताया नहीं जा सकता, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आपके एग्जाम या पेपर की दृष्टि से अगर देखें तो इतना जानना आपके लिए आवश्यक है। उसके बाद देखें, दूसरे जो उपन्यासकार हैं वो है वृंदावन लाल वर्मा। इनके जो मुख्य उपन्यास हैं वो है गढ़ कुठार, विराट की पद्मिनी, झांसी की रानी, मृगनयनी और अहिल्याबाई। देखिए, इन्होंने भी तो जैसे विराट की पद्मिनी है, झांसी की रानी है या अहिल्याबाई है, यानी स्त्री पात्रों को आधार बनाकर अपने उपन्यासों की रचना इन्होंने की है। तो ये भी सामाजिक उपन्यास है और इसके साथ साथ हमारे इतिहास के जो महत्वपूर्ण वीरांगनाएं हैं उनको इन्होंने अपने उपन्यासों में स्थान दिया है। उसके बाद महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास है, जिसमें से कंकाल और तितली ये इनके पूर्ण उपन्यास है, लेकिन ईरावती इनका अधूरा उपन्यास है। ईरावती जो इनका उपन्यास कंकाल है, ये एक समस्यात्मक उपन्यास है और इस उपन्यास में जो देव मंदिरों में अनाचार किए जा रहे थे उनके बारे में यहाँ पर बताया है। जो हमारे समाज की अन्य समस्याएं हैं उनको भी इस उपन्यास में उठाया गया है। इसके साथ जो तितली उपन्यास है ये एक सामाजिक उपन्यास है और इसमें ग्रामीण संस्कृति की महत्ता का चित्रण किया गया है। और आपको जैसे मैंने बताया, ईरावती इनका अधूरा उपन्यास है। पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो वो ईरावती है, जिसे बाद में निराला जी ने पूर्ण किया था। किसने पूर्ण किया था ये आप ध्यान में रखें कि जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पूर्ण किया था। और कब पूर्ण किया था? ये 1961 में पूरा इनको
किया था। उसके बाद है विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। इनके जो उपन्यासकार हैं, जैसे माँ उपन्यास हैं माँ और भिखारिणी, ये सामाजिक उपन्यास हैं और आदर्शवाद की स्थापना इन उपन्यासों के माध्यम से ये करने का प्रयास किया है। माँ और भिखारिणी, ये आप ध्यान में रखेंगे। जो इनके महत्वपूर्ण उपन्यास है माँ और भिखारिणी, आदर्शवाद की स्थापना इनके माध्यम से की है। उसके बाद शिवपूजन सहाय है, इनका उपन्यास है देहाती दुनिया। नाम से ही लग रहा है कि किसके बारे में बताया होगा। शिया राम शरण गुप्त, इनके उपन्यास है गोद, अंतिम आकांक्षा और नारी। और जो गुप्त जी हैं, ये गांधीवादी विचारक थे या गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित उपन्यासकार हैं। उसके बाद निराला के उपन्यास भी इस काल में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके उपन्यास है अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, चोटी की पकड़ और काले कारनामे। यहाँ पर स्त्री पात्रों को महत्व इन्होंने अपने उपन्यासों में दिया है। भगवती प्रसाद वाजपेयी की अगर बात करें तो प्रेम पथ है, अनाथ पत्नी है, मुस्कान है, चलते टूटते बंधन, ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। उसके बाद पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं, जिनके उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, बधुआ की बेटी और शराबी। नाम से ही स्पष्ट है, उग्र यानी उग्रतापूर्ण विचार थे इनके, क्रांतिकारी विचार थे इनके। तो इसीलिए इनके जो उपन्यास हैं उनमें भी इन्होंने तत्कालीन समस्याओं को उठाने का प्रयास किया है, या इनके मुद्दे ऐसे थे जो समाज की समस्याओं को उठाने वाले थे। उसके बाद है ऋषभ चरण जैन। इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं पैसे का साथी है, दिल्ली का व्यभिचार है, मास्टर साहब है और सत्याग्रह है। इनको प्रकृतिवादी उपन्यासकार भी माना गया है। तो ये महत्वपूर्ण उपन्यास और उनकी उपन्यासकार हैं। तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न तैयार करना है उसमें महत्वपूर्ण जो इस काल की दृष्टि से उपन्यासकार हैं उनके बारे में बताना है और उनकी मुख्य रचनाओं के बारे में या मुख्य उपन्यासों के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। ये बताने के बाद आप निष्कर्ष इसमें बताएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने बताने का प्रयास किया है आपको उपन्यास और उपन्यासकार से जुड़ा हुआ प्रश्न, वो आप अच्छे से समझ पाए हो। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर अकेले प्रेमचंद युग के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी उपन्यास उद्भव और विकास के बारे में विस्तार से बताएं। तो वो आप कहाँ से बताओगे? जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ इनको लगातार आप इसी क्रम में जोड़कर एक प्रश्न बनाओगे, जिसमें सबसे पहले आप बताओगे उपन्यास का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसके बाद इसको किस प्रकार कालक्रम में विभाजित किया जा सकता है, फिर पूर्व प्रेमचंद युग और उसके बाद प्रेमचंद युग और उसके पश्चात प्रेमचंदोत्तर युग के महत्वपूर्ण उपन्यास और उपन्यासकारों के बाद आप उसका निष्कर्ष बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।